दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान व अधिकारी को पत्नी की शिकायत पर क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि सेना द्वारा पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई किस प्रकार की जाती है और उसके क्या परिणाम होते हैं। उस वीडियो में मुख्यतः हमने सेना के द्वारा गलत तरीके से व मनमाने आदेश करने पर चर्चा की थी। यह भी बताया था कि सेना को अपने जवानों व अधिकारियों के वैवाहिक मसलों पर गुजारा भत्ता मंजूर करने संबंधी नियम व प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पत्नी की शिकायत करने पर आपको क्या क्या करना है और यह किस प्रकार करना है। आजकल कुछ स्वार्थी व लालची महिलाएं शादी विवाह को एक कारोबार समझ रही है। शादी के बाद पति के साथ न रहकर तलाक व मोटी रकम मांगती हैं। ऐसी महिलाओं के निशाने पर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व बिजनेसमैन होते हैं। ऐसी महिलाओं के खिलाफ जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक आपको ही लड़ना पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप सही हैं तो पैसे न दें और कोर्ट केस का सामना जरूर करें। यदि आप सेना में कार्यरत हैं और इस प्रकार की समस्या से डरे हुए हैं तो यह वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए। ये दोनों ही वीडियो हमने कई सारे कमेंट आने पर बनाया है, क्योंकि यह गुजारा भत्ता एक ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन गए हैं जो कि सेना के जवानों व अधिकारियों को भी डस रहा है। सेना के जवान व अधिकारी जो भी यदि पत्नी ने झूठी शिकायत भेजकर सेना प्रशासन से गुजारा भत्ता मांगा है तो आपको क्या करना है, इस बारे में ध्यान से आप इस वीडियो को देखकर समझ लें। जब पत्नी की शिकायत यूनिट में पहुंचती है तो आपको एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। इस कारण बताओ नोटिस को अंग्रेजी में शो कॉज नोटिस भी कहा जाता है। इसके साथ आपको उस पत्र की कॉपी भी दी जाती है जो आपकी पत्नी ने भेजा है। आपको सामान्यतः 7 दिन या 15 दिन का समय देकर जवाब मांगा जाता है। कहीं कहीं पर हमने 2 दिन का समय देकर जवाब मांगने का नोटिस भी देखा है। सेना अध्यक्ष के गुजारा भत्ता आदेश की प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, किंतु एक पत्र है जो ये कहता है कि शिकायत प्राप्त होने से सेना मुख्यालय पहुंचने और गुजारा भत्ता आदेश साइन होने तक 45 दिन व अधिकतम 60 दिन का समय लगना चाहिए। इस हिसाब से जवान को 15 दिन में जवाब देना चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। सिविल न्यायालयों में गुजारा भत्ता संबंधी सभी कार्यवाहियों में 60 दिन व अधिकतम 90 दिन तक का समय दिया जाता है। इस प्रकार से आपको दबाव डालकर 15 दिन में जवाब देने के लिए बाध्य किया जाता है। इस दौरान तक में आपको कोई अवकाश आदि भी नहीं दिया जाता है। कई बार दस्तावेज व जरूरी सबूत भी घर पर से लाने होते हैं। थक हार कर एक सेना का जवान बिना विधिक मार्गदर्शन के 15 दिन में उस कारण बताओ नोटिस का जवाब देता है। सेना के अधिकारी भी यह कहते हैं कि जवाब दे दो, जो भी देना है जल्दी दे दो, यह तो एक फॉर्मेलिटी है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि गुजारा भत्ता के नाम पे पैसा तो काटा ही जाएगा, जवाब चाहे कुछ भी हो और जवान चाहे कितना भी सही हो। 100 में से 2-3 केस ही ऐसे होंगे जहां सेना ने पैसा गुजारा भत्ता आदेश मंजूर नहीं किया हो, अन्यथा मंजूर कर देती है। सेना गुजारा भत्ता आदेश भी अपने मनमाने तरीके से करती है। जैसे उदाहरण के लिए, पत्नी अकेली है तो कुल वेतन का 1/4 भाग और बच्चा है तो कुल वेतन का 1/3 भाग। कई बार तो एरियर भी काटने लगती है, जबकि सिविल कोर्ट में यह अकेली पत्नी का 5वां हिस्सा और यदि बच्चे हैं तो 1/4 ही होता है। इसके अतिरिक्त सिविल कोर्ट आपके आश्रित माता पिता और दूसरे निर्भर छोटे भाई बहन आदि का ध्यान रखता है, जबकि सेना द्वारा गुजारा भत्ता आदेश में आश्रित माता पिता व दूसरे निर्भर छोटे भाई बहन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सेना में यह पॉलिसी जिसने भी बनाई है उन्हें इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है वह आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप सेना के जवान हैं और आपका कुल वेतन 50,000 रुपये मासिक है, तो सेना के द्वारा PF व अन्य मैंडेटरी डिडक्शन 10,000 रुपये मान लेते हैं, जो कि आपको नहीं मिलते हैं। तो भी सेना द्वारा 50,000 का 1/3 भाग या 1/4 भाग आदेश कर दिया जाता है, जबकि सिविल न्यायालय आवश्यक कटौतियों के बाद शेष वेतन पर आदेश करता है। इन मामलों पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उन वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आप अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल ही निकाल दो कि सेना में इस मामले में आपकी कोई सुनेगा। 99% कोई नहीं सुनेगा। आप अपनी ड्यूटी नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें, किंतु इस मामले में सही मार्ग अपना लें। आप अपना मानसिक संतुलन सही रखेंगे व घबराएंगे नहीं। जो कार्यवाही आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान से व परिस्थिति के अनुसार चलेंगे। पहला, जो कारण बताओ नोटिस आपको मिला है उसके साथ में संलग्न आपको शिकायत की प्रति मिली होगी। उस प्रति को 5 बार ध्यान से व शांति से पढ़ें।
एक बार पढ़ोगे तो घबराहट होगी, चिंतित रहोगे, 4-5 बार पढ़ लोगे तो शांति मिल जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है, आपका डर दूर भाग जाएगा। दूसरा, यदि आपको 15 दिन का समय मिला है तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। जो भी किसी से पूछना है, राय लेनी है, ले लीजिए। 15 दिन खत्म होने से पूर्व व 13 दिन होने के बाद आप अपने यूनिट के कमांडिंग अफसर को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार का होगा। आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लें। आपको विषय में लिखना है कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक का जवाब हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। नीचे आप लिखेंगे, महोदय, उक्त नोटिस को जवाब देने हेतु मुझे अतिरिक्त 20-30 दिन का समय प्रदान करते हुए मुझे अवकाश दिया जाए, ताकि मैं अपने घर से समस्त साक्ष्य व दस्तावेज लाकर अपना पक्ष रख सकूं। भले ही आपके अधिकारी नाराज हो, लेकिन आपको यह देना है। अवकाश प्रार्थना पत्र भरकर घर जाएं और अपने घर परिवार व पत्नी के रिश्तेदारों से बात करके मामले को हल करने का प्रयास करें। यदि सभी रिश्तेदारों को शिकायत की प्रति भी दिखाएं। आपको इन अवकाश के दिनों का पूर्ण उपयोग करना है। यदि बिना किसी शर्तों के वे लिखापढ़ी के आना चाहती है तो आप उसे लाना चाहते हो तो साथ लेकर आ सकते हैं। यदि बात न बने तो सभी जरूरी दस्तावेज पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के अनुसार तय करके साथ लेकर वापस यूनिट में आ जाएं। तीसरा, यदि आपको अवकाश नहीं भी मिला है तो भी आपको अतिरिक्त समय देने का प्रार्थना पत्र फाइल में लगवाना ही है और अवकाश लेने की पूरी कोशिश करनी है। जब तक आप अवकाश जाकर वापस नहीं आ जाते, आपको इसका जवाब नहीं देना है। चौथा, अवकाश से वापस आकर आपको अपने कमांडिंग अफसर को उस कारण बताओ नोटिस का क्या जवाब देना है, वह इस प्रकार है। आप इसको ध्यान से देख लें और समझ लें। आपको अपना रिप्लाई इसी फॉर्मेट में देना है और रिप्लाई देने से पहले आप अपने शिकायत के अनुसार जो तथ्य है इनको आप गौर से ध्यान से पढ़ लेंगे और इस पूरे जो हमारा फॉर्मेट है इसको भी पढ़ते हुए फिर आप इसको अंतिम रूप से जमा करेंगे। आप अपनी संतुष्टि को सुनिश्चित करेंगे। ये फॉर्मेट हम आपको विधिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली लाइन है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस लाइन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सर्विस नंबर, रैंक, नेम और आपका ट्रेड और आपकी यूनिट लिखेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी आपके कमांडिंग ऑफिसर है वो लिखेंगे और आपकी यूनिट और केयर ऑफ आता है। उसके बाद आप जिस भी स्टेशन में है या कोर है कौन सी लगती है आप वो यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका टाइटल रहेगा। ये आपके शो कोस नोटिस जो आपको मिला है उसकी डेट यहाँ पे आएगी और उसके बाद में जो शो कोस नोटिस की डेट है वो आप दोबारा इस पैरा में यहाँ पे लिखेंगे और जो एप्लीकेशन भेजी गई है उसकी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे और जिसने भेजी है यानी ये जो मैसेज लिखा है, जहाँ पर भी ये मैसेज लिखा है उसके पीछे आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। आपको ध्यान देना ये मैसेज जहाँ पे लिखा होगा आप वहीं पे लिखेंगे। दोस्तों, पैरा नंबर जो 2 है इसमें भी सेम है। एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डेट, तो आप एप्लीकेशन की डेट लिखेंगे। यहाँ पे मैसेज लिखा है तो यहाँ वाइफ का नाम लिखेंगे और यहाँ पे फिर एप्लीकेशन की डेट है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट लिखेंगे और यहाँ पर भी एप्लीकेशन की डेट है, आपको एप्लीकेशन की डेट लिखनी है। दोस्तों, इन पैरा में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये पैरा जैसा है वैसा ही लिखना है, ये पैरा भी जैसा है आपको वैसा ही लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी पैरा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न हो। ये आपको जैसा है दोनों आपको पैरा वैसा ही लिखने हैं। दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना आप अच्छे से और आप इसको लिख देना। दोस्तों, ये इसका दूसरा पेज है। आपको जो ये 3 नंबर पैरा है जैसा आपको दिख रहा है आपको वैसा ही लिखना है। इसमें आपका कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये लॉ पॉइंट है। और दोस्तों, ये जो 4 नंबर पैरा है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की डेट लिखनी है। यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे अपना वाइफ का नाम लिखेंगे और उसके बाद में जो आपका ये पैरा है, ये 4 नंबर पैरा आपको जैसा है वैसा ही लिखना है। कोई इसमें चेंज है ही नहीं। दोस्तों, ये उस 4 नंबर पैरा का अगला पेज है जहाँ पे ये एप्लीकेशन डेट लिखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट लिखेंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ऐड किए थे कि
यहाँ पे लिखा हुआ है शो कॉज नोटिस इन गिवन लिमिटेड टाइम टू रिप्लाई, ये वाला आपको यहाँ पे लाइन जोड़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जो मैं लाइन बता रहा हूँ, आपको जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वो मैं आपको चेंज भी बता रहा हूँ, आपको कहाँ पे चेंज वगैरह करना है वो भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़, ये जो आई हैड लिखा है यहाँ से लेकर के नीचे वाली आप लाइन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है आप समझ जाएंगे। आई हैड रिक्वेस्टेड दैट आई मे प्लीज़ बी गिवन सम टाइम टू फेच सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माई होम टाउन because all police complaints, FIR and court case papers are within the jurisdiction of her hometown and my hometown. But sad to say, I belong to discipline force, so it is easy to hold me and from my neck. दोस्तों ये आपको लाइन जैसे है आपको वैसे ही लिखनी है। और 5 नंबर का पैरा है, इसमें आप जो मैरिज की डेट है, मैरिज आपकी कब हुई है वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। और आपको ये मैसेज लिखा है तो यहाँ पे आपको वाइफ का नाम लिखना है। उसके बाद में दोस्तों जो ये लाइन है, ये वाली जो हमने थोड़ा सा इसको किया हुआ है बोल्ड में, वह कितने दिन तक आपके साथ रही है, उसके बाद में दिन महीने जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने ऑब्लिक करके लिखा है, आप इसको सही करके लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद में ये वाला जो नीचे जो पैरा है, यदि आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं तो आप इसको जैसा है आप वैसा ही लिखेंगे दोस्तों। ये 6 नंबर पॉइंट है। इस 6 नंबर पॉइंट को यदि कहीं पे भी चेंज की ज़रूरत है तो वो हम आपको बता देते हैं। इसमें हमें लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार के चेंज की ज़रूरत है, हमने जैसा आप बना के रखा है आपको वैसे ही देना है। और इसमें एक लाइन है जो आपको ध्यान देना कि वह जब गई है तो वह आपकी माताजी के सारे गहने वगैरह लेके, ज्वेलरी वगैरह लेके चली गई है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको लिखना है, लाइन को हटाना नहीं है, ये भी आपको लिखना ही है। इस 7 नंबर पॉइंट में जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 CRPC का यदि केस उसने अपने घर परिवार में या मेंटेनेंस की ये एप्लीकेशन कहीं पे भी कर रखा है तो सिविल कोर्ट कौन सी सिटी में कर रखा है वो लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद ये जो दूसरा खाली स्थान है यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट है, तो जो एप्लीकेशन सेना में भेजी गई है यहाँ पे वो डेट, वो एप्लीकेशन की डेट यहाँ पे लिखेंगे। बाकी जो जितना भी पैरा है सब सेम है, इसमें यहाँ तक कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये उसी 7 नंबर पैरा का अगला हिस्सा है जो आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इस 7 नंबर पैरा में आपको किसी प्रकार का कोई चेंज ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन 8 नंबर पैरा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आपकी पत्नी के द्वारा कोई दहेज का केस दर्ज करवाया गया है 498 IPC का, तो वो किस थाने में करवाया गया, यदि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो आप पुलिस थाने का जिक्र यहाँ करेंगे। लेकिन यदि कोर्ट में चालान पुलिस ने पेश कर दिया है और 498 का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो आप इस PS की जगह पे कोर्ट का नाम और प्लेस लिखेंगे, यानी सिटी लिखेंगे किस कोर्ट में कहाँ पे चल रहा है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की ज़रूरत है नहीं, पूरा है आपका वैसा ही रहेगा। आखिरी पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट है, और इस 9 नंबर पॉइंट में एप्लीकेशन की दिनांक जो सेना में भेजी गई है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की दिनांक और यहाँ पर भी एप्लीकेशन की दिनांक ही है, बस वही भरनी है और आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे डेट है, और यहाँ फेथफुली के नीचे आप यहाँ पे जो भी है वो आप साइन करेंगे। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे यदि वह कोई क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे। दोस्तों लाइनें आपको चेंज करनी है अपने मामले के हिसाब से, कुछ ऐड करना है तो वो आप अलग से पैरा जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पैरा ये दिए गए हैं इनको आपको वैसा ही लिखना है जैसा इसमें लिखा गया है। मान लीजिए आपको कुछ भी खुद की तरफ से कुछ कहना है, तो इस पूरे आप रिप्लाई को आप यदि पढ़ते हैं तो बीच में 7 नंबर 6 नंबर के बाद में जहाँ भी आपको सही लगे कि ये मुझे पैरा यहाँ पे जोड़ना है, आप वहाँ पे अपना पैरा जोड़ भी सकते हो, और लास्ट में आपको इतने पैरा में आपको रिप्लाई जमा करना है। दोस्तों आपको ध्यान यही देना है कि जब आप कोई भी इसका रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको पैरा जोड़ने के अलावा हर लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। जो पैरा आप जोड़ रहे हैं उनकी थोड़ी जो वर्डिंग्स है वो आप थोड़ी अच्छे से करना।
5वां, आपकी तरफ से ये रिप्लाई देने के बाद आपका पक्ष पूरा हो जाता है। अब आपको क्या करना है वह भी समझ लें। इस स्तर पर आप शांत नहीं बैठेंगे, एक योग्य वकील खोजकर इंतजार कीजिए। आपका वकील सेना मामलों का जानकार होना चाहिए और उसकी हाई कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वह अनुभवी होना चाहिए। क्योंकि हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया, सेना में एक तरफा कार्रवाई होती है। 99% आप ये मान के चलिए सेना द्वारा गुजारा भत्ता आदेश किया जाएगा, आपका रिप्लाई नहीं देखा जाएगा, चाहे आपने कितना ही सच बोल रखा हो। 6, अब जैसे ही आपको सूचना मिलती है कि गुजारा भत्ता का आदेश सेनाध्यक्ष द्वारा दे दिया गया है, तब आपको अपने अधिवक्ता से मिलकर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन अंतर्गत अनुच्छेद 226 की प्रस्तुत करनी है और उसमें स्टे प्रार्थना पत्र पेश करके सेना के इस आदेश पर अंतरिम स्टे लेने का प्रयास करना है। आपको इस प्रकार का आदेश लेना है जो हम आपको बता रहे हैं। गोपनीयता की वजह से हम आपको पूरा आदेश नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा यह आदेश अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ से सावधान करना चाहता हूँ। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप आर्मेड फोर्सेज ट्रिब्यूनल यानी AFT में चले जाइए, क्योंकि इस आदेश के विरुद्ध AFT में ही अपील की जा सकती है। लेकिन हमारी राय में आप AFT इस स्टेज पे आप नहीं जाएंगे। आपको पहले हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी है, इसके बाद में आप AFT में जाएंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि AFT का हाल बहुत ही बुरा है, वहाँ पे भी सुनवाई ढंग से होती नहीं है और सेना के आदेश के बाद में ये तुरंत ही वेतन की कटौती शुरू हो जाती है। इसलिए आपको AFT नहीं जाना है, पहले आपको हाई कोर्ट जाना है, उसके बाद में आप AFT जाएंगे। दोस्तों, ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादातर सेना के जवान कभी पुलिस, वकील और कोर्ट की कार्रवाई से जानकार नहीं होते हैं और हमारी तरफ से इनसे यही आग्रह है कि आजकल कलयुग है, सच परेशान हो सकता है, हारता नहीं है। तो परेशान होने के लिए आप तैयार रहिए। सेना की ड्यूटी जितना भारी परेशानी नहीं होगा। न्याय के लिए लड़ना हम सबका धर्म है और हम सबका कर्तव्य भी है और हम लड़ते भी हैं। ईश्वर हमारी सबकी परीक्षा लेते हैं, ये किसी भी रूप में हो सकती है। और अंत में हमें इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाने चाहिए, लेकिन भारतीय जवानों के हित को ध्यान में रखते हुए कि उनकी तैनाती दुर्गम स्थानों पर होती है, जहाँ से या तो अवकाश नहीं मिलता है या फिर वह विधिक सेवा उचित मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। और दोस्तों, एक निवेदन है, यदि आप सेना के जवान हैं तो कमेंट में आप अपने मोबाइल नंबर मत लिखना, क्योंकि इसका गलत उपयोग हो सकता है। यदि आपको समस्या है, कुछ भी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप अपने फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, आपको लगता है कि हमारे किसी मार्गदर्शन से आपको लाभ प्राप्त हुआ है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आपके मित्र है या आपके कोई परिचित है सेना के जवान जो इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करके उनको भी इसका मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। समझिए, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। जवानों, मोर्चा संभालो।